सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा MMP 012 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जून 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके बारे में वन ऑन वन डिस्कस करेंगे और होपफुली हमारे अभी तक जो भी हमने पढ़ा रहे हैं वीडियोस उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों के द्वारा कह रहे हैं कि पेपर में से वो सब चीज़ें फंस रही है, तो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए डिस्कस करते हैं। बहुत मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ साथ साथ आप भी पढ़ लेते हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी होती क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग टर्म प्लान और रोड मैप डिजाइन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स विजन। सिंपल है, किसी का विजन या मिशन बनाने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म एक नियति बनाते हैं ना, जैसे जिसे हम बोलते थे क्या नाम है, कोई योजना, योजना बनाना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। आप कैसे अपने अचीव गोल को अचीव कर पाओगे, कैसे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉप अप कर पाओगे। तो हर चीज के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। आप इनफैक्ट अपने घर से निकलने से पहले भी स्ट्रेटेजी बनाते हो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, कि अगर मान लीजिए आधे घंटे में आप पहुंचते हो तो आप ऑब्वियसली रश आवर्स को अवॉइड करते हो कहीं जाने के लिए। आप छोटे अल्टरनेटिव रास्ते लेते हो जहां पे आपको ट्रैफिक कम मिले। तो ये स्ट्रेटेजीज ही हो गई, छोटी छोटी चीजें करके स्ट्रेटेजी लेते हैं। तो हर चीज की एक योजना बनाते हैं हम लोग, और ये लंबे समय जो योजना बनती है तो उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान को या रोड मैप को हम लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है। गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय आइडेंटिफाइंग यूनिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। भाई अगर आपकी योजना बना के आप चलते हो तो आप और लोगों से अपर हैंड रखते हो। जो लोग बिना गोल के आगे जा रहे हैं, बिना जिनका कोई गोल निर्धारित नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बस भागे जा रहे हैं। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उन्हें नहीं पता। पर आपका एक उद्देश्य अगर अपनी लाइफ में रहेगा तो आप जा रहे हो। जैसे आप ये क्यों पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, भाई एमबीए क्लियर करनी है 70% मार्क्स से, 60% मार्क्स से, 80% मार्क्स से। तो कोई गोल निर्धारित किया होगा ना, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो। वरना कर तो और भी ले रहे हैं। आप ये क्लासरूम में भी आपको दिखते होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो 1 घंटे के अंदर पेपर देके चले आते होंगे और आपको लगता है कितना औसम बंदा है यार, कितनी औसम बंदी है जो 1 घंटे पेपर करके जा रही है। यकीन मानो उनका पेपर तो देख लो 1 घंटे में करके रहे हूँ। जो आपको 3 घंटे में लग रहे हैं एक पेपर को करने में, वो कोई 1 घंटे में पेपर देके चला जा रहा है। वो 1 घंटे में बस पेपर आके बैठ रहा है, बस वो खाना पूर्ति है उसकी। आप 3 घंटे दो, आप अपना पूरा टाइम दो उसको, वही चीज है। वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। अलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। भाई आपके पास जो भी आपका रिसोर्स है, चाहे वो आपका मनी है, चाहे ये आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको अच्छे से आप अलोकेट करें एफिशिएंटली। गाइड डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंट बिहेवियर एंड एक्शंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। भाई अच्छे डिसीजन के लिए गाइड करें, आप स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि आप डिसीजन ले सकें। अडेप्ट टू चेंज, आजकल आप देख रहे हो हर नए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो टेक्नोलॉजी मैं पुरानी वाली यूज करूंगा, नहीं, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो अडेप्ट टू चेंज, एंश्योर अलाइनमेंट, गेटिंग ऑल पार्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, बट हर डिपार्टमेंट का एक ही गोल होता है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस। नो मैटर आप सेल्स में हो, आप ऑपरेशन में हो, एंड ऑफ द डे आपको अच्छे कस्टमर चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तभी आप सस्टेनेबल रहोगे मार्केट में। एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टिपिकली, जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ठीक है, पर्पसफुल और रियलिस्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्शनेबल होती है, मेजरेबल होती है। समझ में आ रहा है, सारी चीजें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना पॉज करके, बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी कैसे होती है, देखो पहले ये होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी आपको नाम समझ रहा होगा, कॉर्पोरेट यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो कल्चर होता है कॉर्पोरेट कल्चर, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। पहले तो स्कोप, दिस इज द हाईएस्ट एंड ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी encompassing the entire organization. It addresses fundamental question about overall direction and scope of the company. ठीक है, स्कोप, ओवरऑल स्कोप एक कंपनी के बारे में बात होती है, जो हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल में। फोकस कहाँ रहता है, व्हाट बिजनेस शुड बी इन, किस तरह के बिजनेस में हमें होना चाहिए। हाउ शुड दिस बिजनेस बी रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे ये बिजनेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कैसा इस बिजनेस का पोर्टफोलियो है, कैसे मर्जर और एक्विजिशन करेंगे। मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है कॉर्पोरेट को, छोटी मोटी कंपनीज तो होती नहीं है। तो ठीक है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है, तो फोकस बहुत सारी चीजों पे होता है। जैसे कि भाई क्या हमारा काम है, कौन हमारे कस्टमर्स हैं, हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे हमारी विद इन एक क्या नाम है कॉर्पोरेट में, अगर उनके अंदर बहुत सारे सब डिविजन उनका मर्ज करना है या एक्वायर करना है किसी नए डिपार्टमेंट को, वो सब चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, हर किसी की अपना रोल है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पर डिसाइड कौन करता है यहाँ पे, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी है। किसी बैंक से लोन लेना है या आपने डिबेंचर्स इशू करने हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ। टाइम अराइजन लॉन्ग टर्म, टिपिकली 3 to 5 years. गोल टू क्रिएट ओवरऑल वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स शेयर होल्डर। ठीक बात है। एग्जाम्पल, अ लार्ज conglomerate deciding to enter new industry. एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग एक्वायरिंग है सॉफ्टवेयर कंपनी। देखो जो कॉन्ग्लोमेरेट कैसे होता है, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट हमारा पीएनजी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो एक कॉन्ग्लोमेरेट है। उसके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, टाटा एक कॉन्ग्लोमेरेट है, अडानी एक कॉन्ग्लोमेरेट है। इनके बहुत सारे, सिर्फ ये एक काम नहीं कर रहे, ये बहुत सारे कामों में अपने आप को डिवाइड करके बैठे हुए। अब जैसे रिलायंस आज से पहले तक क्या था, रिलायंस टेलीकॉम जो अनिल अंबानी की थी, वो ही सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में थी। पर मुकेश अंबानी भी आ गया ना जियो लेके, तो उसने एक नया जगह पे अपने आप को प्रूव कर दिया। और आज जियो हम सबको पता है कि एयरटेल के बाद अगर किसी सिम का नाम आ रहा था, वो जियो के नेटवर्क का नहीं आ रहा है। आइडिया कहीं नहीं अब टिकता, वोडाफोन आइडिया कहीं नहीं टिक रहे, सिर्फ एयरटेल मार्केट में 2 ही कंपनीज का नाम चल रहा है अभी बोल वाला, एक है अपना एयरटेल, दूसरा है जियो। ठीक बात है। अब आते हैं हम सेकंड पे। फिर हमारा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी। अब देखो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या समझ में आ रहा है, पहला कॉर्पोरेट हो गया, अब यहाँ बिजनेस की बात होगी, धंधे की बात होगी। द स्कोप क्या है, द लेवल फोकसेस ऑन हाउ अ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट लाइंस कंपीट्स विद इन इट्स पर्टिकुलर मार्केट और इंडस्ट्री। ठीक बात है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ शुड वी कंप्लीट इन दिस मार्केट। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, competitive tactics and building a sustainable competitive advantage within that specific market. ठीक है। Responsibility typically formulated by the head of strategy business unit, SBUs और divisional managers in alignment with the corporate strategy. कोई दिक्कत नहीं है। Time horizon मीडियम टर्म के लिए होता है, 1 से 3 साल के लिए होता है। Goal to achieve a competitive advantage and improve market position in that specific business unit. Example है इसका, a car manufacturers luxury car division adopting a differentiation strategy by focusing on high-end features and brand prestige, while its economy car division might pursue a cost leadership strategy. देखो बिजनेस क्या है, आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। देखो पेन तो 2 कंपनियां बनाती है, पेन पार्कर बीटा भी बनाती है, पेन आपका मॉन्टेक्स भी बनाती है। ठीक है। बट मॉन्टेक्स क्या है, मॉन्टेक्स स्टूडेंट को टैकल करती है। मॉन्टेक्स बनाती है पेन स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट 100-150 का पेन लिख के पेपर लिखने नहीं जाता, वो 5 से लेके 15 रुपए तक का, मैक्सिमम 25 रुपए का, इससे ऊपर का पेन लेके स्टूडेंट अपने पेपर लिखने नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। और वहीं जो एक बिजनेसमैन है, जो एक एलिट क्लास का बंदा है, कॉर्पोरेट का बंदा है, वो पार्कर बीटा का पेन यूज करता है ना। क्यों करता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक सिग्नेचर करना है, और वो सिंबल होता है उसका पेन, उसका सिंपल है उसके स्टेटस का, तो इसलिए वो महंगा पेन यूज करता है। फिर आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। स्कोप क्या होता है भाई, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शनल डिपार्टमेंट और एरियाज विद इन अ बिजनेस यूनिट। एग्जांपल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, R&D। अब फंक्शनल लेवल पे हमने स्ट्रेटेजाइज कर दिया। ठीक बात है। पहले कॉर्पोरेट लेवल पे किया, फिर बिजनेस लेवल पे किया, और फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजाइज कर दिया। इट एड्रेसेस द क्वेश्चन हाउ कैन वी बेस्ट सपोर्ट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी विद इन आवर फंक्शनल एरिया। It involves day-to-day operations, decision, and tactical plans that ensure the efficient and effective execution of the business strategy. Responsibility formulated by functional manager or departmental head। ठीक बात है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। Goal to optimize use of resources and process within each function to support the overall business unit and corporate objectives। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। The marketing department developing a social media campaign to support the differentiation strategy of the luxury car division, or the production department implementing lean manufacturing processes to reduce cost for the economic car division। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। सबके फंक्शन अलग कर दिए, ये समझो आप, मोटा मोटा मोटी। सेल्स वालों को आपने कहा भैया सेल्स मस्त चाहिए, और आपने मार्केटिंग वालों का कहा कि मार्केट में नाम फैल जाना चाहिए ब्रांड का। ह्यूमन रिसोर्स वालों को कहा बंदे ऐसे हायर करने चाहिए जो काम के हो, कोई आलतू फालतू बंदा नहीं हायर होना चाहिए, जो हमने बोला हमें वैसा बंदा चाहिए। ठीक बात है। इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपने रख दी। अब इन एसेंस, corporate strategy sets the overall direction, business strategy defines how to compete in a specific market, functional strategy detail how individual department will contribute to achieving those competitive goals। समझ में आ रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, उन सबको करने का सिर्फ पर्पज एक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। हम सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है हमारा,
How are mission statements converted into objectives and goals? Discuss briefly with the help of a diagram. आप पहले समझो कि एक मिशन स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट हो सकती है ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स में। आपने मिशन बनाया स्टेटमेंट को और उसको आप अपने एक्चुअल पिक्चर में लेके आना है, तो डायग्राम की हेल्प लेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। You are asking a great short question. First of all, that gets the heart of strategic planning. आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है जो उसके दिल को तड़ छूता है, क्योंकि आपका कोई भी मिशन बनाने का पर्पस क्या है भाई, उसको पिक्चर में लाना। सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ता है ना। करने वाले जो बोलते हैं वो करने भी चाहिए ना, कि सिर्फ भोंकने वाले जो है वो काटते नहीं है, वो वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भोंकना भी और काटना भी है। ठीक। Mission statements, while inspiration need to be broken down into tangible, measurable targets for an organization to actually make progress. The conversion process involves defining clear objectives and then even more specific goals. ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं converting mission statement into objective goals. A mission statement describes the organization's fundamental purpose, what it does, for whom, and what values guide its work. It's broad, enduring, and provides a sense of direction. However, it is not directly actionable. To make it actionable, we need to translate it into specific measurable targets. ठीक बात है, वो दिक्कत यहाँ तक समझने में मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है, पर आगे चलते हैं। द ट्रांसलेशन हैपन थ्रू हायरार्किकल प्रोसेस। पहले तो मिशन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव, फिर है टैक्टिकल गोल्स। मिशन स्टेटमेंट क्या है? द फाउंडेशनल पर्पस, आप क्यों मिशन बना रहे हो। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रॉड है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, और they define what organization needs to achieve fulfill to the mission. Tactical goals, shorter term measurable targets that contribute achievement strategy objectives. This is how organization achieves. Let's break down each step. Mission statement का एग्जांपल पढ़ो। To empower small business to thrive by providing innovative and affordable cloud based software solution. आपका मिशन ये रहा। स्ट्रेटेजी क्या है? Not highly detailed but clear about the desired outcome, often spanning about the what is the strategic objectives are derived directly by the mission statement. These represent critical areas where the organization must excel to live up to the mission. They are typically broad in scope, long term aspiration. From our example, so objective 1, customer empowerment, increase customer success and satisfaction among smaller businesses. Innovation, continuously develop and launch innovative software features. Affordability, market share, expand market reach and ensure competitive pricing. Affordable organizational, build and maintain healthy, skilled and engaged workflow. Tactical यानी smart goals. स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। क्लियर होने चाहिए, क्वांटिफाइड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और टाइम एक डेडलाइन के साथ आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे गोल 1.1, अचीव एन एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन सीसैट स्कोर ऑफ 90%। गोल, रिड्यूस कस्टमर चर्न बाय 15%, इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट विद द हेल्प ऑफ 25% विद इन 6 months. From 2, continuously develop and launch innovative software features. Launch at least 2 major new software features based on customer feedback by the end of the physical year. Reduce software bug by 30% in the next 6 months. Dedicated 20% R&D budget to exploring emerging technologies. ठीक है. Expand market reach and ensure competitive pricing. Increase market share in cloud accounting software by 5%. Acquiring 10,000 new small business subscribers in the next 12 months. Conduct a comprehensive pricing review. ठीक है. Build and maintain highly skilled and engaged workforce. Achieve an employee engagement score 80% in the annual survey by the next year. Provide at least 40 hours professional development. Reduce voluntary employee turnover by 10%. ठीक है. डायग्राम ऑफ मिशन टू गोल हायरार्की कैसे होता है भाई, देखो। सबसे पहले तो मिशन स्टेटमेंट, व्हाई वी एग्जिस्ट, सबसे पहली बात। ट्रांसलेट्स इनटू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, व्हाट वी नीड टू अचीव, लॉन्ग टर्म और एस्पिरेशनल। ब्रोक डाउन इनटू टैक्टिकल गोल्स, हाउ विल अचीव मेजरेटिव, स्मार्ट गोल्स। ठीक है, इस तरीके से अपना दिखाना है। ये एक तरह का फिगर बना लेना, ग्राफ बना लेना, इसको काम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम, मिशन स्टेटमेंट टॉप पे रहेगा, स्ट्रेटेजी ऑफ मिडिल में और टैक्टिकल गोल्स लास्ट में रहेंगे। मिशन स्टेटमेंट ओवरऑल, द ब्रॉडकास्ट गाइडिंग प्रिंसिपल, इट सेट्स द overarching purpose. Strategy directly flow from the mission. They are the key areas of focus and what needs to be achieved. Tactical, these are the detailed actionable sets in the strategic objective. They provide the roadmap of how the objective will be met. This hierarchical structures ensure that every activity and every goal within the organization is ultimately aligned with the contributes to the realization of its fundamental mission. अब क्वेश्चन थर्ड पढ़ लेते हैं। देखो, बहुत ही बना के करने वाला पेपर है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ
गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, ये समझ लेना आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आप अगर ऊपर नीचे भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बनावटी पेपर है ये, बनाने वाला करता है। डिस्क्रिप्शन पेपर का यही फायदा होता है, आपको एकदम एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पॉइंट्स याद नहीं होते, आप वहां बना के कर दो, बट पेपर छोड़ के मत आना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटेजी। ब्रीफ डिस्कस द प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, particularly the general environment or macro environment, plays a profound and often decisive role in shaping an organization's strategy. Since an organization operates within its broader context, its ability to understand, adapt to, even influence these external forces is critical in survival and success. तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो ना। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो भी आप बाहर देख रहे हो, जो भी एक आपको एनवायरमेंट मिल रहा है, चाहे पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, चाहे सोशल एनवायरमेंट है, चाहे कल्चरल एनवायरमेंट है। जैसे इंडिया का एनवायरमेंट कैसा है? इंडिया मिक्स्ड है। यहाँ पे आपको कभी कभी डील्स अच्छी मिल जाती है, कभी खराब भी मिलती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता। समझ रहे हो? हर तरीके का महोत्सव है, तो मिक्स्ड मार्केट है इंडिया। अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन जनरल एनवायरमेंट एंड स्ट्रेटेजी। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल एनवायरमेंट एंड स्ट्रेटेजी इज वन इंटरडिपेंडेंस एंड कंस्टेंट इंटरेक्शन, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन। भाई आपने पहले तो ये दिखाना है भाई, अपॉर्चुनिटी देखनी है अपने करियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने स्ट्रेटेजी के लिए। क्या देखोगे? पहले अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या आपके लिए फेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई सर्दी आने वाली है, तो आपके लिए फेवरेबल क्या है कि आप गर्म कपड़े बेचो, ठीक है। कंबल में डील करो, ऊल में डील करो, क्योंकि उसकी डिमांड आएगी। चाय कहवा के बिजनेस लगाओ, ये सब चीजों की डिमांड आने वाली है, ठीक बात है ना। तो फेवरेबल ट्रेंड्स एंड कंडीशन इन द मैक्रो एनवायरनमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लेवरेज फॉर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और न्यू मार्केट एंट्री, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओपनिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, डेमोग्राफिक शिफ्ट क्रिएटिंग न्यू कस्टमर एडवर्टाइजमेंट्स। तो वही चीज है, आपकी अपॉर्चुनिटी देखनी है। और थ्रेट क्या देखना है भाई, कि कहाँ आपने पैसा नहीं फंसाना। आपने सर्दी आ गई है और आपने ठंडे की दुकान खोल ली, बर्फ गोले की। क्या मतलब है यार, ठंडे में कौन बर्फ गोला खा रहा है? इक्के दुक्के बंदे खाते हैं आइसक्रीम, वो भी इसलिए कि वो पिघलती नहीं है, वरना ज्यादातर लोग तो गला पकड़ के बैठे होते हैं, नहीं खा रहे होते भाई। तो अनफेवरेबल ट्रेंड्स और कंडीशन दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट पोजीशन। एग्जांपल न्यू रेगुलेशन, इंक्रीजिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंटेंस कंपटीशन, स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजी। सही बात है। थ्रेट क्या है भाई? अगर मार्केट में ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है और आपने घर की नए प्रॉपर्टी डीलिंग की काम चालू कर दिया, लोगों के पास पैसा है नहीं, घर कौन खरीदेगा? समझ रहे हो ना। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, अभी वो अपने घर खरीदेंगे। फिर आती है अपनी रिसोर्स एलोकेशन, आपकी संपत्ति, आपके रिसोर्सेज को आप कैसे एलोकेट करते हो। चेंजेस इन द जनरल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज। If technology shifts indicate a decline in demand for a certain product, strategy might dictate diversifying from that area and investing in emerging technologies. सही बात है। अब मान लो कोई टेक्नोलॉजी हमें पता लग रहा है भाई आज की डेट में, जैसे कि कैलकुलेटर का यूज कम है, घड़ियां लोग उतना नहीं खरीद रहे, तो जरूरी थोड़ी है हम घड़ी बनाते रह जाए, हम कुछ और बना लेंगे। अब डिजिटल घड़ियां ज्यादा चल रही है, एनालॉग नहीं चल रही है, तो हम डिजिटल वॉच की तरफ फोकस करेंगे ना। सब घड़ियां तो आ ही गई ना डिजिटल में, फास्ट ट्रैक आ गई आपकी, ठीक है, और टाइमेक्स आ गई। सबने अपने डिजिटल वॉच बनाने स्टार्ट कर दिए एज पर मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर। अब एनालॉग वॉच कब लोग कम पहनते हैं और डिजिटल वॉच ज्यादा पहनना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। फिर अपना है स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड डायरेक्शन। The macro environment dictates the feasibility and attractiveness of different strategic choices. ठीक है। A company might pursue a diversification strategy if economic trends suggest growth in new sectors. ठीक बात है, अगर कहीं ग्रोथ दिखेगी तो वहां जाएंगे ना। या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां पे, वहां पे काम करना चाहेंगे, इंस्टेबिलिटी वाली जगह पे नहीं करना चाहेंगे काम। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अंडरस्टैंडिंग द जनरल एनवायरमेंट अलाउस अ कंपनी टू एंटिसिपेट चेंजेस एंड add position itself significantly to gain maintain competitive edge. Early movers who recognize capital or emerging trends, example the shift of electric vehicle और often के कुछ लोग होते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आने वाला मार्केट का ट्रेंड पकड़ लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ओला ने पकड़ लिया। ओला को पता है कि भाई आने वाली मार्केट, जो आने वाला समय है वो इलेक्ट्रिक का है, उन्होंने अपने स्कूटर्स निकाल दिए और अच्छे बिके। हालांकि उनका कस्टमर जो सर्विस वाला एरिया है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो गालियां खा रहे हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सेल्स उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने पहले ही साल में अपने आपको प्रॉफिटेबल बना दी कंपनी। तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट है, जिन्होंने पकड़ दिया, उन्होंने की एरिया पकड़ा, कंसर्न एरिया पकड़ा कंज्यूमर का, और उन्होंने अच्छा फोड़ दिया, मतलब कहने का मतलब ये।
रिस्क मैनेजमेंट, एनालाइजिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू कंटीजेंसी एंड प्लान एंड बिल्ड रेजिलियंस, अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल लीगल चैलेंज अलाउस फॉर। जैसे रिस्क मैनेजमेंट भाई, जैसे बिहार में क्या हुआ, लोगों ने देखा भाई कि अगर दारू बंद हो जाएगी यहाँ पे, जैसे जब कैंपेन चल रहे थे उसी टाइम पे लोगों को पता लग गया था कि नीतीश सरकार जब आएगी तो दारू के ठेके बंद कर देगी, और वो उन्होंने किया। अब ऐसे में क्या हो रहा है, अब हम लोग सब लोग होप कर रहे हैं कि बिहार में फिर से लालू यादव की सरकार आए ताकि हमें दारू सही मिल जाए, क्योंकि हम दारू तो अभी पी रहे हैं ना बिहार में बैठे बैठे। हालांकि अलाउ नहीं कर रखा हमें नीतीश ने, पर हम बाहर से खरीद के पी रहे हैं। हम यूपी की पी रहे हैं, झारखंड की पी रहे हैं, बंगाल की पी रहे हैं, जो भी हमारे बॉर्डरिंग एरिया है वहां से हमें दारू आ रही है और हम पी रहे हैं, पर हमें जहरीली शराबें भी मिल रही है। तो हमको दारू की तो जरूरत है। तो अब इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या पकड़ लेगा, कोई अपॉर्चुनिटी देख लेगा, अब वो अपने ठेके के लाइसेंस अभी से जुगाड़ना स्टार्ट कर देगा कि जब लालू यादव जी की सरकार आएगी तो हम अपने ठेके खोलेंगे, तो और हम लोग अपना अच्छे से दुकान चलाएंगे। ठीक है, तो उन्हें पता है कि गवर्नमेंट बदलेगी तो ठेके भी आ जाएंगे। Innovation and adaptability. A dynamic general environment compels organization to be innovative and adaptable. Strategies must be flexible enough to respond to unexpected shift, fostering a culture of continuous learning and adjustment. Innovation and adaptability. भाई नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो, और अकॉर्डिंगली आप कहते हैं ना, किसी भी चीज को, जो हमने पिछले एग्जाम में पढ़ा था कि आपको कोई चीज करनी होती क्या होते है, पहले वो फ्रीज होती है, फिर हम अनफ्रीज करते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं, फिर दोबारा फ्रीज कर देते हैं। तो ये अपना माइंड के लिए भी होता है। जब हमें कोई चीज सीखनी होती है पहले फ्रीज होती है, फिर हम अनफ्रीज करते हैं, फिर हम कोई नई चीज सीखते हैं, फिर दोबारा हम फ्रीज कर देते हैं अपने माइंड को। यही हमें तरीका होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो टर्म है वो है पेस्टल। पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को करते हैं एनालाइज। प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज पेस्टल। पी से क्या होता है, पॉलिटिकल। ई से क्या होता है, एनवायरमेंटल। एस से क्या होता है भाई अपना, क्या, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सी से सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, ई से एनवायरमेंट, एल से लीगल। ये पेस्टल होता है। ठीक है, की टूल फॉर पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिस्कशन पेस्टल एनालिसिस में स्कैनिंग करते थे तो पहले, टू आइडेंटिफाई द अर्ली सिग्नल्स ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ट्रेंड्स। मॉनिटरिंग करते हैं फिर हमसे, टू डिटेक्ट मीनिंग ऑफ पैटर्न्स इन एनवायरमेंट चेंजेस एंड ट्रेंड्स। फोरकास्ट करते हैं, अपना अंदाजा लगाते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि भाई आने वाला समय कैसा है। असेस करते हैं टू डिटरमाइन द टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस की कैसे होने वाले हैं। पेस्टल का इकोनॉमिक क्या होता है, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब आता है पॉलिटिकल में। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, आपका एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब आता है आपका इकोनॉमिक में। सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, एज, कल्चर, कास्ट, ब्रीड कैसे है वहाँ के, क्रीड क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, कितने लोग गरीब है, कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है, कितने लोग अमीर है, कितने लोग जवान है, ये सब चीजें हमारी आती है सोशियो कल्चर में। टेक्नोलॉजिकल, भाई किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, कितना क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, या इंटरनेट रेस्ट कितना चल रहा है, यहाँ पे इंटरनेट की क्या स्पीड है, लोग कितने टेक्निक टेक सेवी हैं, यहाँ पे लोग अभी अब टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीजें टेक्नोलॉजिकल में आती है। फिर आता है एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंसर्न्स, रिसोर्स एडिसिटी, सस्टेनेबल ट्रेंड, सीएसआर, ये सब चीजें आती है, नेचुरल डिजास्टर। भाई क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत, इकोनॉमिक तुम्हारा क्या नाम है, इकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्ले करता है। आपने देखा होगा बांग्लादेश जो है वो हमेशा उभरता नहीं, क्योंकि वहां हर साल बाढ़ आती है। जितना वो अपने आप को उभारते हैं उतना ही वो बाढ़ से फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। क्या करें बेचारे, पानी इतना आता है वहां पे कि फिर व्यस्त हो जाते हैं। और यही हमारे बिहार का हाल, हर साल बिहार में कोसी में बाढ़ आती है। जितना वो ऊपर उठता है राज्य, उतना उससे ज्यादा नीचे उठ जाता है हर साल बाढ़ में, अपने आप त्रासदी में आके। लीगल, लॉ रेगुलेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेबर, हेल्थ, सेफ्टी और ठीक है। मैंने बहुत ऊपर ऊपर से ब्रीफ बताया, बाकी आप पढ़ लेना एसेंसेस का। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दिया है, आप देख लोगे, बाकी मुझे पता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ। What are the three types of resources? Discuss how they differentiate themselves as competencies or core competencies. ठीक है, तो भाई पहली बात, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्टिकुलरली अंडर द रिसोर्स बेस्ड व्यू आरबीवी of the firm, resources are foundational. They are the building blocks, but it's how organization combines and utilizes these resources that leads to competency and ultimately competencies. तो थ्री टाइप ऑफ रिसोर्स कौन से हैं? एक तो टेंजिबल जिन्हें छू सकते हो, इंटेंजिबल जिन्हें आप नहीं छू सकते, और फिर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टेंजिबल समझ में आ गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैश, एक्सेस टू बोरोइंग कैपेसिटी, फिजिकल असेट्स, मशीनरी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सब जो है।
इंटेंजिबल यानी आपकी ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, आइडेंटिटी, वैल्यू, इमिटेट, ये सब का होगा इंटेंजिबल हो गया। रॉयल्टी वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स ये सब ना, नॉलेज, ये सब चीजें हो गई। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज बेस्ड रिसोर्स जो आपके पास है। while often grouped under intangible, some were frameworks separate this as a distinct category. These are the collective skills, routine, superior customer service processes, efficient supply chain management, effective product। मतलब समझ रहे हो आप कितने कैपेबल हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वो सब आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज में। तो तीन हो गई, कौन कौन सी हो गई? ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज हो गई, उसके बाद अपना हो गया कौन सा, इंटेंजिबल और टेंजिबल, ठीक है। डिफरेंशिएशन, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। अब हमें डिफरेंशिएशन बताने रिसोर्सेज के, कॉम्पिटेंसीज और कोर कॉम्पिटेंसीज बतानी है, ठीक है। द की लेवल लाइज इन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू, रेयरिटी, इमेटिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। रिसोर्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, these are the simply the assets of organization owns or has access to. They are the inputs of the firm's production processes. They can be acquired, build, buying machinery, hiring employees, securing a loan, or developed, building plant, accumulating knowledge. A resource by itself doesn't necessarily create competitive advantage. For example, owning a factory, tangible resource is common. What you do with the factory matters. ठीक बात है। Competencies, what क्या firm can do. Competencies, आप क्या करने के लायक हो या क्या कर सकते हो। Competencies or capabilities represent the ability of an organization to perform a task or activity or professionally by efficiently combining and deploying a set of resources. They are the routines, processors, and skills that allow a firm to use its resources. The answer of question is what can we do. भाई सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं मोटा मोटी। A company might have a competency in efficiency logistics because it has well-maintained trucks, tangible skill drivers and logistic managers, intangible human, optimized routine software, technological. Many firms might have these competencies. समझ रहे हो क्या है? इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल और कॉम्पिटेंसीज सबका एक मिक्सर करके उन्होंने बताया एग्जांपल। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको याद कर लेना, बहुत काम का एग्जांपल। फिर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, व्हाट अ फर्म डज यूनिकली वेल टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब भाई सब लोग वही काम कर रहे हैं, आप क्या अनोखा काम कर रहे हो जो सब लोग आपके पास है, तो वो वाली बात है। आप वैल्यूएबल, रेयर, इनमेटेबल, नॉन सस्टेनेबल, आपके पास क्या है, ब्रेन, आपके पास कैसे बताओ, वैल्यूएबल, रेयर, इनमिटेबल और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, जो आपको दूसरों से अलग करती है वो क्या चीज है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ब्रेन ये बता देना, वैल्यूएबल, रेयर, इनमेट, costly to imitate or non-sustainable. While many car manufacturers have an engine design competency, Honda's mastery in combustible engine technology and miniaturization become a core competency. It allows them to access diverse markets, car, motorcycle, lawn mower, generators, and consistently deliver high quality fuel efficient that were difficult for rivals to replicate, significantly contributing to customer value. This was not just about having resources, but the collective learning processes and organization culture that enabled this mastery. समझ में आ रहा है? होंडा ने क्या कर रखी है, एक मास्टरी बना रखी है जो उसे कंपनियों से अलग करती है। उसने छोटे छोटे इंजन बना रखे हैं जो बहुत पावरफुल है, तो वो कोई और कंपनी नहीं बना पा रही है। तो यही होंडा को उनसे अलग करती है, जो होंडा के कस्टमर बेस है वो होंडा वाले उसी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, यही होता है। अब एक्शन क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है टोटल। टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्वेश्चन 5 पढ़ रहे हैं पहले। Explain the role of cost in business growth. How is overall cost leadership determined? Cost plays a pivotal role and multifaceted role in business growth. It is not just about minimizing expenses, it's about strategically managing cost to enable expansion, increase profitability and sustain competitive advantages. सही बात है, कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, वो पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करके प्रॉफिटेबिलिटी बनाना और आपको दूसरों से आगे ले जाना, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आगे ले जाना, यही कॉस्ट का काम होता है। द रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ, भाई पैसे का बहुत काम होता है, सबको पता है। पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन एक्सपेंशन, आपके पास पैसा तभी तो आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हो और मार्जिन एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेंड कर पाते हो, सही बात है। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, भाई आपके पास पैसा होता है तभी आपके नेगोशिएशन होती है सामने वाले से, वरना कोई नेगोशिएट भी नहीं करता आपसे ढंग से। इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे और री इन्वेस्ट करोगे, चाहे अपने फंड में, चाहे अपनी दूसरी कंपनी में, या किसी सिस्टर कंपनी में, या किसी और की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो रहती है। प्राइसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट शेयर, भाई कंपटीटिव एडवांटेज, अ लोअर कॉस्ट बेस गिव्स अ कंपनी दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू लोअर प्राइसेस ड्यूरिंग
competitive price wars, making it difficult for higher cost competitor to match without incurring losses. This can help capture market share. बट प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास, अगर आपके पास कॉस्ट आपके पास ठीक आ रही है तो आप थोड़ा सस्ते में बेच पा रहे हो, ठीक है, वो आपको अलाउ करता है सिस्टम। तो कॉस्ट का खेल होता है, कॉस्ट के खेल से हम कभी कभी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। समटाइम्स पीपल ऑल्सो सेल देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अंडर लॉस जस्ट टू गेन द कस्टमर्स, स्पेशली इन होटल इंडस्ट्री ये होता है। कभी कभी आपको होटल बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं जो अपनी वैल्यू से भी कम होते हैं, इन स्पेशली इन ऑफ सीजन। वो आपको चाहते हैं कि आप उनके होटल में आए और एक्सपीरियंस करें उनकी सर्विस को, ताकि आप उनके रेगुलर कस्टमर बन सके। और दूसरी बार जब आप जाए तब आप प्राइस की फिक्र ना कर रहे हो, आप सिर्फ सर्विस लेना चाहें जो आप लेके आए हो। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बफर अगेंस्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। भाई आपके पास बफर रहेगा, बिजनेस विद एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर बेटर पोजीशन टू विथस्टैंड इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, इंडस्ट्री स्लो डाउन और अनएक्सपेक्टेड शॉक्स। जब धीमा तो मार्केट मंदा है तब आपके पास जो ये बफर पड़ा हुआ है, आपका जो रेजिलियंस आपने सस्टेन कर रखा है अपने पैसों को, वो आपको तब काम देते हैं। सब दिन चंगे नहीं होते हैं, त्योहारों में बिजनेस अच्छे चल रहे होते हैं और अंधे दिनों में मंदे चल रहे होते हैं। तो फिर उनके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ना, ताकि आप लॉन्ग टर्म टिक सके, लॉन्ग टर्म सस्टेन करें मार्केट में। सिर्फ 2 दिन के लिए थोड़ी कंपनी चलानी है, चलानी तो लंबी है ना बॉस। हाउ ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप इज डिटरमाइंड, ये पढ़ लेते हैं। Overall cost leadership is one Michael Porter's generic competitive strategy. A firm pursuing this strategy aims to become lowest cost producer in its industry while still offering products or services of acceptable quality to attract a broad customer base. It's not about being cheap, but about being efficient. सही बात है, चीप जो है, चीप शब्द ही अच्छा नहीं लगता किसी को भी। रीजनेबल होना है, अपने प्राइस को टक्कर देनी है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। मार्केट में कंपिटेटिव होना है, सबसे सस्ता नहीं होना, कंपिटेटिव होना है, पर और लोगों से अपने ऊपर एक एडवांटेज रखना है, एक अपर हैंड रखना है कि हमारी सर्विस जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। हम पैसा उतना ही लेंगे पर आपको सबसे अच्छी चीज दे पाएंगे हम, ये होना चाहिए। तो ये कैसे हो पाती है भाई, सिंपल सी बात है। देखो कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्ट लीडरशिप कैसे करती है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो पहली बात तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल करते हैं, यानी लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। फिर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कर्व इफेक्ट्स, as a company produces more a product or performs a process more frequently, it gains experience and learn better ways to do things. सही बात है, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपने ज्यादा काम करा है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ज्यादा पता है कि उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। टाइट कॉस्ट कंट्रोल्स, भाई अपने कॉस्ट को कंट्रोल करो, रिगरस ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्ट कॉन्शियस कल्चर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट एनालिसिस। आपने अपने पैसों को देखना है चैनलाइज कैसे हो रहा है, कैसे कैसे वहां का पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ का खर्च हो रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोसेस डिजाइन, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, एफिशिएंट लेआउट एंड डिजाइन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स। ऑपरेशंस में अपने पैसे जो लगा रहे हो एक्स्ट्रा उनको रोको। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम ऑप्टिमाइजेशन, फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स इनपुट्स, एफिशिएंट लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे लाना है, फेवरेबल टर्म्स पे लाना है, और जो अपना लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आपने कम पैसों में करना है। स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप, आपके सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए ताकि आपके काम में डिले ना हो और आपका कम कॉस्ट में काम हो जाए। Product design for manufacturing, DFMM, designing product in a way that minimizes manufacturing complexity, uses fewer components, utilizes common parts, and is easy to assemble, thus reducing production costs. Capacity utilization, operating facilities at high utilization rates to spread fixed costs over a larger volume of output, thereby reducing the average fixed cost per unit. Avoidance of marginal customer accounts, focusing on serving customer segments whose needs do not incur significant additional cost, avoiding highly customizable orders. So it is important to note that achieving overall cost leadership doesn't mean sacrificing acceptable quality. A cost leader must still offer a product or service that is perceived as a good enough by significant portion of the market, typically the price sensitive segment. ठीक बात है, आपने सबसे सस्ता नहीं कर देना और खराब नहीं कर देनी चीज को, वरना और नहीं खरीदेगा कोई। आपने तो चीज को अच्छा रखना है पर कॉस्ट भी कम रखना है, हमने वैल्यू इंजीनियरिंग करनी है कुल मिला के। अब हमारा आया क्वेश्चन 6, what are the components of competitor analysis, how does the help in determining the competitor's position as a defensive or offensive। ठीक है, competitor analysis is a critical component of strategic management, allow organizations to understand their competitive landscape, anticipate rivals moves and formulate more effective strategies। it's about gaining competitive intelligence। ठीक बात है। कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, पहली बात तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंप्यूटर हम क्या देखेंगे, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है कॉम्पिटिटर का। ठीक, व्हाट इज करंट स्ट्रेटजी,
हमारी क्या भाई, द कंपोनेंट एम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स द कॉम्पिटिटर, व्हाट आर देयर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, व्हाट आर देयर लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस। समझ रहे हो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या कर रहे हो आप, उसका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, क्या करना चाह रहा है वो। ठीक है, करंट स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, अभी फिलहाल में क्या करंट स्ट्रेटेजी अपना रखी है उसने, है ना भाई, क्या कर रहा है जो हमसे उससे अलग बना रहा है। assumptions, कुछ हम सोचेंगे, व्हाट दे आर, these are the beliefs that a competitor holds about itself, the industry its customer says, the rival. These assumptions often shape their strategic choices and directions. They can't be explicit, stated or implied unconscious biases. ठीक है, आपने कुछ सोचना है भाई, अंदाजा लगाना है एनालाइज करके कि वो क्या कर सकते हैं आगे, जिसको हम पहले से पढ़ लें। कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब हमने कैपेबिलिटी देखनी, क्या उनकी एडवांटेज है, स्वाट क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिली, क्या उनको थ्रेट मिले, वो सब चीजें हमें एनालाइज करनी है। ठीक बात है, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर की एनालिसिस कर गए अच्छे से। These four components collectively lead to competitor response profile, which outlines the likely strategy moves a competitor might make in response to necessary change or specified by the other firm. Determining a competitor's position as defensive or offensive. Offensive position indicator. Future objective, aggressive growth targets, highly market share goals. ठीक बात है, ये है ऑफेंसिव, बिल्कुल एकदम अलग ही बना लिया, अग्रेसिव ग्रोथ बना दी, इनोवेशन लीडरशिप, डिसरप्टिव इंटेंट, करंट स्ट्रेटजी, अग्रेसिव प्राइसिंग, high R&D spending, extensive market and sales, acquisition strategy, market entry. Assumptions, belief in superiority, market share is key, first mover advantage, capability, strong financial position, robust R&D, innovation pipeline, scalable operation, dynamic and agile organization. ये सब क्या है, ऑफेंसिव है। अब डिफेंसिव पोजीशन इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फोकस, रिस्क अवर्जन, मेंटेनिंग लीडरशिप, customer retention program, product refinement, cost control and efficiency, barrier building, delayed response. Assumption, market maturity, customer loyalty is paramount, risk of imitation. Capabilities, strong brand or loyalty, efficient operations, strong distribution networks, high switching costs, moderate potential reserve. By systematic analyzing these components, an organization can develop a clear profile of its competitors, anticipates their reaction, and then formulate its own offensive. Example, launch a new product to attack a competitor's weakness, or defensive. Example, strengthen customer relationship, fend off rivals, price cut, strategic accordingly. अब पढ़ते हैं लास्ट, लास्ट नहीं है, लास्ट टू लास्ट है, सेकंड लास्ट है। व्हाट आर द 5 Question 7. What are the 5 key pillars of corporate governance system? Explain the evolution of corporate governance globally. Corporate governance refers to the system of rules, practices, and processes by which a company is directed and controlled. ठीक बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एक सिस्टम और रूल प्रैक्टिस होती है जिससे कंपनी कैसे डायरेक्ट होगी और कंट्रोल होगी, हम ये बताते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं कौन से 5 की पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बोले तो पारदर्शिता, कि भाई जो भी है क्लियर होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी क्या है, ताकि हर बंदा उस चीज को ओबे कर सके, क्लियर कर सके, एक्यूरेट, और सबके पास एक ही तरह के गोल हो। ठीक। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शंस टू द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक बात है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, कंपनी के डायरेक्टर्स की है, जो डिसीजन लेते हैं उससे कंपनी शेयर होल्डर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा है फिर आपका फेयरनेस और इक्विटी। दिस पिलर एम्फसाइज द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स, टू इंश्योर that all shareholders, regardless of size of their shareholding, receive equal consideration and the right are protected. It also extends the treating employees, customers, suppliers, and broader community justify with due consideration. आपने अगर किसी कंपनी का एक शेयर भी ले रखा है ना, तो आपके पास भी वोटिंग राइट्स है। आपने देखा होगा वोटिंग राइट्स आपके पास आते हैं, चाहे आपने एक ही शेयर ले रखा हो उसका, बट आप उसकी हिस्सेदारी होल्ड करते हो। तो वही चीज है कि इक्विटी में आपकी फेयरनेस है, आपको भी पता रहेगा कि क्या डिसीजन होने वाले हैं कंपनी में। कंपनी लॉस में जा रही है तो वो भी आपके पास आएगा, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है वो भी आपको मिलेगा, स्टेटमेंट आपको मिलेगी, कोई नया चेंजेस आ रहा है तो उसमें वोटिंग करने का भी आपको राइट मिलता है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चौथा पिलर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द बोर्ड ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ओवरसीइंग मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिस्क। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को प्रॉफिटेबल बना के रखना, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं आने देना और सही तरीके से काम चलने दे रहना बिना किसी फ्रॉड या डिफॉल्ट्स के। Independence or impartiality. The principle stresses that the decision should be made objectively, free from undue influence,
पर्सनल इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। भाई आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सनल फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, कंपनी के हित में होने चाहिए फैसले। ये नहीं है कि भाई मेरी चाची के लड़का इस जॉब में लगना चाहिए क्योंकि वो मेरी चाची का लड़का है ना। आपकी कंपनी के लिए अगर क्वालिफाइड लोग आपको चाहिए तो क्वालिफाइड चाहिए, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके चाचा का लड़का क्वालिफाइड हो, आप उसको रख लो, तब तो बात अलग है। पर आपके चाचा का लड़का है जो बेलदार बनने लायक भी नहीं है, उसको आपने जबरदस्ती अपनी कंपनी में रख लिया, ये चीज गलत है। एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्लोबली, तो कैसे हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बदली ओवर द टाइम। अर्ली बिगिनिंग 70 से 20 सेंचुरी में कैसा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसा होता था, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, separation of owners from management, a fundamental aspects of modern corporation, introduce agency problem, the potential for divergence interest between owners, shareholders and managers. During this period governance was largely informal, focus on ensuring, क्या सी थी भाई, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, वो करती क्या थी, आते थे गोरे लोग हम पे हुकुम चलाते थे, हमारे से कच्चा माल लेते थे, हमें बना के हमें महंगा बेचते थे। तो क्या था, कुछ नहीं था सिस्टम, सिर्फ लूट के खाना था, तो लूट के खाया हम लोगों को इन्होंने। फिर आया क्या, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ग्रोथ एंड मैनेजरियल डोमिनेंस, यहां से फिर मैनेजर का काम आया। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी लेड टू द राइज ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशंस, मैनेजमेंट गेट सिग्निफिकेंट पावर, बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेड रबर स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, फिर लोगों को पता लगा कि भाई थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम कैसा होता है, तो रबर स्टैम्प्स आई, स्टैम्प पेपर्स वगैरह आए, स्टैम्प पेपर्स आए जिनसे हमने कागजी काम होना स्टार्ट हुआ, नोटराइज काम स्टार्ट हुआ। एमरजेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अर्ली रिफॉर्म्स 1970 से 1980 में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी जो चीज सबसे पहले आई वो आई है 1970 से 80 में, जहां पे हमने क्या हुआ, ब्राइबरी केसेस को रिड्यूस किया, हमने डिफॉल्ट्स को यूज किया, हमने गलत चीजें होने से कंपनियों में रोकी गई। तो ये सब कब हुआ, 1970 से 1980 के बीच में। फिर आया था कोड ऑफ मूवमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जब ओपन इकोनॉमी खुली, आप अपने देश का प्रोडक्ट अमेरिका में बेचते हो, अमेरिका वाले अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकते हैं। ओपन जब मार्केट फैला, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो फिर क्या हुआ, कॉर्पोरेट पॉलिसी हर जगह की बदली। सबने बोला कि भाई आप हमारे देश में फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपको इतने % का टैक्स देना पड़ेगा, एंड देन योर कंपनी इज अलाउड टू ट्रेड हियर। अब वो होता है, ओपन ट्रेड हर जगह चालू हुई है। फिर है पोस्ट स्कैंडल एरा एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज इन अर्ली 2000s। भाई क्या हुआ, फिर इसके बाद बहुत सारे स्कैंडल्स आए, जैसे कि आपका एनरॉन, वर्ल्डकॉम, टाइको इन यूएस, ठीक है, सॉक्स इन आपका क्या नाम है यूके में, यूएस में 2002 में। इन सब में क्या हुआ था, इन सब में ये हुआ था कि भाई इन्होंने देखा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट में फ्रॉड भी हो रहे हैं, झूठी रिपोर्टिंग हो रही है फ्रॉड, तुम्हारा फ्रॉड इकोनॉमिक्स, फ्रॉड अकाउंटिंग हो रही है, या फिर अपने डाटा का नंबर का बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखा रहे हैं, ऑल्दो दे आर अंडर ह्यूज लॉस। तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स का विश्वास जीतने के लिए वो अच्छी रिपोर्ट दिखा देते हैं, पर हालांकि बिजनेस अंडर लॉस चल रहा होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टेक होल्डर इन लेट 2000। भाई फिर क्या हुआ, जब इस तरीके के एक्ट पकड़े गए, और फिर क्या हुआ, जैसे हमें पता है कि रेसेशन आए, है ना, उससे क्या होता है, मार्केट गिर जाती है, मार्केट गिर गई तो उससे क्या हुआ, इस तरीके की चीजें आई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जीएफसी इन 2008 highlighted the weakness in risk management and broad overseeing, particularly in financial institutions. They led further regulatory reforms, Dodd-Frank Act in the US. फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी फिर और थोड़ी स्ट्रांग हो गई ओवर द पीरियड। बट मैं आपको ये बोलूंगा, ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो अवॉइड कर देना, इसमें थोड़ा ज्यादा पर्दा पड़ रहा है। मैं वही चीज कहता हूँ, जो बना बना के कर पाओ वो चीज करना, ज्यादा टिपिकल चीजों को मत अपने हाथ पे लो। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, डिस्कस एनी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल विच इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम। Operation controls are the day-to-day mechanism an organization use to manage its processes and ensure activities are performed efficiently and effectively. ठीक बात है। तो टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस क्या है, पहली है फाइनेंशियल कंट्रोल्स। पहला आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, भाई क्या होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरियस एक्सपेंसेस, यही सब होते हैं ना, बैलेंस शीट वगैरह करना फाइनेंस में, तो यही सब चीज होती है। हाउ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से होता है, रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन से होता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल से होता है। बाकी पढ़ना अपना फिजिबिलिटी चेक, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा मोटा वही हो रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। ये सब चीजें करेंगे तो हमारा फाइनेंस रहता है। फिर हमारा बिहेवियरल कंट्रोल और क्रिमिनल कल्चर, व्हाट आर दे। बिहेवियर में क्या क्या आता है हमारा भाई, पर्सनैलिटी आती है, एटीट्यूड आता है, डिसीजन आते हैं, इंडिविजुअल्स का नेचर आता है, ये सब आता है बिहेवियर में।
इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा बना है, रिवॉर्ड इंसेंटिव कैसे मिल रहे हैं, पॉलिसी और प्रोसीजर कैसा है, ट्रेनिंग कैसी प्रोवाइड हो रही है, हाउ दे इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजी कंट्रोल कैसे, स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस कैसा रहेगा, एडेप्टेबिलिटी लर्निंग कैसी रहेगी, एथिकल कंप्लायंस एंड रेपुटेशन कैसा रहेगा, इन्फॉर्मेशन फ्लो और फीडबैक कैसा होगा। इसके बारे में थोड़ा अपना पॉज कर करके पढ़ लेना और इसके साथ हमारा हुआ चैप्टर खत्म। हमारा ये हमने पहला पेपर डिस्कस कर लिया जो था हमारा जून 2022 का स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ओके दोस्तों, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा ही वीडियो बनाया है ताकि आप लोग जल्दी पढ़ पाओ, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने छोटा ही बनाया है। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और एमबीए से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एमबीए के सारे असाइनमेंट यहाँ आते रहेंगे, एमबीए के सारे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, प्रोजेक्ट भी थर्ड सेमेस्टर में जो आने वाले हैं, एक नहीं 5-5 6-6 प्रोजेक्ट यहाँ पब्लिश कर दूंगा, 5-5 6-6। हर बंदा अपना अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बना के देना और पास होके आना, अच्छे नंबर आएंगे प्रोजेक्ट में, ये भी इंश्योर कर दे रहा हूँ।